हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एडुटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा जो बीपीएससी एईडीओ का फर्स्ट वॉल्यूम का सेट है, उन्हीं का सेट नंबर 3 को आज हम लोग देखने वाले हैं और इनमें हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें, यानी दक्षिण से उत्तर की ओर आपको व्यवस्थित करना है। राजमहल की पहाड़ी यह कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। राजमहल की पहाड़ी झारखंड में पड़ता है। सेबराई की पहाड़ी तमिलनाडु में पड़ता है। और नलामलाई की पहाड़ियाँ जो है यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पूर्वी घाट पर स्थित है। और ये नीलगिरी पहाड़ियाँ जो है यह पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों के संगम पर स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों के संगम पर स्थित है। तो इस प्रकार आप जो मिलान कीजिएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है? ग्रीष्म संक्रांति उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नदियों की वह विषुव वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो इसे क्या कहा जाता है? तो चौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आपको मिलान करना है। एक साइड शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है और देश है। तो कैंटरबरी घास का मैदान जो है यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है, यह होता है। पुस्ताज घास का मैदान कहाँ पे होता है? हंगरी में होता है। वेल्स जो है यह दक्षिण अफ्रीका के घास का मैदान का नाम है। और पंपा जो है यह अर्जेंटीना के घास का मैदान है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है वह कौन सी नदी है? तो यह सतलज नदी है। यह सतलज नदी है। यह उत्तर भारत में बहती है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लावा के ठंडा होने और ठोस होने से किस प्रकार की चट्टान बनती है? लावा के ठंडा या ठोस होने से आग्नेय चट्टान बनती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? तो कुल 179 है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित का मिलान करें। चट्टान दिया गया है और जिला दिया गया है। विंध्य चट्टान कहाँ पे पाया जाता है? तो कैमूर में। चतुर्थक चट्टान जो है यह कहाँ पे है? तो वैशाली में है। धारवाड़ चट्टान यह राजगीर में है। और तृतीयक चट्टान जो है, तृतीयक श्रेणी का चट्टान, यह पश्चिमी चंपारण में है। यानी 1 का 2, बी का 4, 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन इसका गलत दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा 2 4 1 3। आप किसी भी ऑप्शन में सेट कर लीजिएगा। एक हुई काट के लिख लीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा गया। महानदी छत्तीसगढ़ पठार से निकलती है, सही दिया गया है। कृष्णा नदी सह्याद्री में महाबलेश्वर के पास निकलती है, यह भी सही है। नर्मदा नदी विंध्य नहीं बल्कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, यही गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडी जलधारा नहीं है, आपको बताना है। एंटली जलधारा जो है यह गर्म जलधारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि केचुए के बारे में असत कथन का चयन करें। केचुए के बारे में असत कथन पूछा गया है। तो यह अपने रास्ते में आने वाली मिट्टी को खाता है, सही है। इनमें अस्थियां यानी हड्डी पाया जाता है केचुए में? नहीं, इसमें जो है केवल पेशियां पाई जाती है, पेशियां। तो यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्योंकि इनमें क्या होता है? तो अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं, सही दिया गया है। अस्थियां हल्की परंतु मुलायम होती है। मुलायम नहीं बल्कि मजबूत होता है, यह गलत है। अग्रपाद रूपांतरित होकर पंख बनते हैं, सही है। 1 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 और 3 ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है वह क्या है? तो वह स्विच होता है जो परिपथ को तोड़ सकती है एवं जोड़ सकती है, यानी लाइन कट सकता है या धारा प्रवाह हो सकता है और स्विच के माध्यम से हम रोक भी सकते हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत और वेदांत। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। आपको बताना है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो पेट में जीवाणुओं का विनाश करता है। श्लेष्म क्या करता है? यह आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा देता है। कौन? श्लेष्म, श्लेष्मल। और ये जठर रस जो होते हैं यह प्रोटीन का विघटन करते हैं और पित्त रस जो होता है यह वसा के पाचन में सहायक या उपयोगी होता है। इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 4 1 3। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि अंतःश्वसित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? ऑक्सीजन 21% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 यहाँ 4 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, सही है। अवतल दर्पण दंत चिकित्सक प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का दंत चिकित्सक में, और उत्तल लेंस का प्रयोग आवर्धक लेंस की भांति प्रयोग किया जाता है, और समतल दर्पण का प्रयोग सीधा तथा बीम की साइज से छोटा प्रतिबिंब होता है। नहीं, ये गलत दिया गया है। समतल दर्पण जो होता है यह सीधा आभासी एवं समान प्रतिबिंब बनाता है, तो यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बल के संदर्भ में असत कथन का चयन करें। बल के संदर्भ में, बल यानी फोर्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है, शून्य नहीं होता है, यही गलत दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सदैव बोल रहा है इसलिए ये गलत है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत सुमेलित कीजिए, इनमें से कौन सा गलत है? तो वाष्पीकरण द्रव से गैस सही है, उत्पादन ठोस से गैस ये भी सही दिया गया है। निक्षेपण जो होता है यह द्रव से ठोस होता है, नहीं, द्रव से ठोस नहीं होता है, यही गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगलन जो होता है यह ठोस से द्रव होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? उत्तक दिया गया है, पादप के भाग दिए गए हैं। तो शीर्षस्थ विभोजतक तने की परिधि या मूल वृद्धि के लिए है, ये क्या है? गलत दिया गया है। अंतर्विष्ट विभोजतक पौधों में पार्श्व संधियों के पास होता है, पार्श्व संधियों के पास होता है, ये सही दिया गया है, तो इसका राइट आंसर जो है केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि अपोहन विधि द्वारा रक्त में निम्न में से किसको पृथक किया जाता है? अपोहन विधि द्वारा जो है नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को पृथक यानी अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्प्लावन बल के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। उत्प्लावन बल के बारे में पूछा गया है, तो यह वस्तु के नीचे की ओर लगता है, नीचे नहीं बल्कि ऊपर की ओर लगता है। इसका परिमाण तरल के घनत्व पर निर्भर करता है, सही दिया गया है, तो केवल 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, इस वस्तु में विद्यमान ऊर्जा कितनी होगी? तो स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh। इस सूत्र से आपको निकल जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है बर्फ का पिघलना। बर्फ का पिघलना जो है यह ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। ऑक्सीन जो होता है यह कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन जो होता है यह कोशिका का विभाजन करता है, और जिब्रेलिन जो होता है
यह तने की वृद्धि में सहायक होता है। एब्सिसिक अम्ल जो होता है पत्तियों का मुरझाना, इसी कारण होता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के संदर्भ में निम्न को सही सुमेलित करें। अवतल दर्पण, तो P और F के बीच, दर्पण के पीछे हो जाएगा। बीम की स्थिति P और F के बीच होगा तो यह क्या होगा, यानी पोल और फोकस के बीच होगा तो यह दर्पण के पीछे बनेगा। C पर होगा तो C पर अगर होगा तो प्रतिबिंब C पर ही बनेगा। C और F के बीच होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, C से परे बनेगा, यानी सटा हुआ, और परे या पीछे, सटा हुआ या पीछे। और F पर होगा तो प्रतिबिंब जो है वह अनंत पर बनेगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। यहाँ P पोल यानी ध्रुव, F फोकस होता है, C सेंटर होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य औसतन कितना ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन करता है। यह प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम यूरिया का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हेरोइन मॉर्फिन पोस्ता के किस भाग से प्राप्त होता है। पोस्ता के जो है यह लेटेक्स भाग से प्राप्त होता है। अगला है कि विटामिन के शरीर के किस अंग में जमा होता है। विटामिन के जो होता है यह लीवर यानी यकृत में जमा होता है। कौन सी धमनी डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल से फेफड़ों तक ले जाती है। खून को दिल से फेफड़ों तक कौन ले जाती है, तो पल्मोनरी धमनी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है, तो विलियम बेडरवन को। यह पहली बार 1889 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उसके बाद 1910 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। ऋग्वेद दिया गया है और सूची दिया गया है। ऋग्वेद में प्रार्थनाएं एवं स्तुति, यजुर्वेद में क्या होता है, स्तोत्र एवं कर्मकांड की चर्चा है। सामवेद में जो है संगीतमय स्रोत है, और अथर्ववेद में जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की चर्चा है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। तो यह सातकर्णी शासक के जब शासक था तो उसके सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे। यहाँ पे नहीं गलत दिया गया है, विष्णु के उपासक थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। महागढ़ा के बारे में आप क्या जानते हैं, तो महागढ़ा जो है यह उत्तर प्रदेश में है। बुर्जहोम जो है यह कश्मीर में है, और हल्लूर जो है यह आंध्र प्रदेश नहीं बल्कि कर्नाटक में है। कहाँ है, हल्लूर कर्नाटक में है। पेयमपल्ली जो है यह तमिलनाडु में है। पेयमपल्ली तमिलनाडु में है। तेलंगाना दिया गया है, यानी 3 और 4 दोनों गलत है। और सही कौन है यही पूछा है, गलत कौन है, यानी सुमेलित नहीं है। तो 3 और 4 ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे। कांसे से परिचित हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, यही गलत दिया गया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था। द्विज का प्रयोग उच्च वर्ण के लिए किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता ने दी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी से हो जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखे थे। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। तो अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव सही है। केंद्र में द्वैध शासन यह भी सही दिया गया है। सांप्रदायिक प्रतिनिधि के नियम की समाप्ति नहीं बल्कि यहाँ पे विस्तार था। तो 1 और 2, 3 गलत दिया गया है, सही पूछ रहा है तो 1 और 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र के मामलों में फांसी दी गई थी? तो किसे फांसी दिया गया था? तो राम प्रसाद बिस्मिल को। इसके साथ अशफाक उल्लाह खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और रोशन सिंह भी थे। किसमें? काकोरी षड्यंत्र में। काकोरी ट्रेन एक्शन अब नाम कर दिया गया है इसका। अगला क्वेश्चन है कि 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन डी से हो जाएगा। फिनिक्स फर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? फिनिक्स फर्म की स्थापना 1904 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी। तो लड़कियों के लिए शारदा एक्ट के तहत 14 वर्ष और लड़कों का उम्र शारदा एक्ट के तहत 18 वर्ष किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट था। इसका प्रकाशन 1780 ईस्वी में हुआ था। द बंगाल गजट का प्रकाशन। ऑप्शन ए से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सरंजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो सरंजामी प्रथा मराठा भू राजस्व से संबंधित था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको और सही उत्तर चुनना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की पूर्णतः समाप्ति किस अधिनियम के द्वारा हुआ था? तो 1833 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार की अनुमति किसके द्वारा मिली थी? तो 1813 के अधिनियम द्वारा। और सिविल सेवकों की सीधी भर्ती प्रणाली की शुरुआत 1853 के अधिनियम के द्वारा। विभागीय प्रणाली को स्थापित किया गया था 1861 के अधिनियम के द्वारा। यानी 2134 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर आपको चुनना है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उद्देशिका समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रेस दीर्घा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उषानाथ सेन थे। और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो 2143 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्यपाल की न्यायिक सुविधा के बारे में सत्य कथन का चयन करें। राज्यपाल की न्यायिक सुविधा के बारे में सत्य कथन बताना है। राज्यपाल के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। सही दिया गया है। उस राज्यपाल के विरुद्ध हम फौजदारी मुकदमा नहीं चला सकते हैं। उसके कार्यकाल के दौरान किसी न्यायालय द्वारा उसे बंदी बनाने का आदेश जारी नहीं कर सकता है। सही दिया गया है। 2 माह की अनिवार्य अग्रिम सूचना के साथ राज्यपाल के विरुद्ध व्यक्ति के रूप में दीवानी अभियोग चलाया जा सकता है। सही दिया गया है। यानी इनमें से सभी सही। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल करते हुए उसे राज्य का दर्जा दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा? तो 36वां के द्वारा। और सिक्किम राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1975 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि निजता के अधिकार को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया? तो पुट्टो स्वामी वाद में। ऑप्शन नंबर
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रिट याचिका के अंतर्गत वैसा व्यक्ति भी याचिका दाखिल कर सकता है जो पीड़ित नहीं है? तो यह अधिकार परीक्षा के तहत ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है कि कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, यह कौन सा है? तो धर्म, जाति एवं लिंग के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। यह अधिकार सिर्फ भारतीय को प्राप्त है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 78 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव के परिणामों की घोषणा के बाद गठबंधन बनाने के सभी निर्णय राष्ट्रपति को संप्रेषित करना, यह राष्ट्रपति नहीं बल्कि प्रधानमंत्री को संप्रेषित करना, और ये इसका चर्चा जो है अनुच्छेद 78 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 75 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 75 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि उन मुख्यमंत्रियों की पहचान करें जो प्रधानमंत्री बने। कुल ऐसे 6 मुख्यमंत्री हुए जो बाद में चलकर प्रधानमंत्री हो गए, जिनमें से पहला मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ये सब सीएम रह के पीएम बने। तो इसमें से अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, बाद बाकी चौधरी चरण सिंह थे, बीपी सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, नरेंद्र मोदी थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए सी डी। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय अस्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की गणना करने की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, ह्रासमान लागत विधि। अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बेरोजगारी में वृद्धि किसी भी अर्थव्यवस्था के मंदीग्रस्त होने की सूचक है। सही दिया गया है, बेरोजगार लोग अर्थव्यवस्था के लिए देयता होते हैं। तो इसका राइट आंसर दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो बिहार के पूर्णिया जिले में, ऑप्शन ए से हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव है? तो निर्यात में वृद्धि, ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक पानी व सबसे बड़ा उपभोक्ता है? तो ताप शक्ति, ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, यानी थर्मल पावर। नेक्स्ट है कि भारत में आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो यह तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला था, ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लीची अनुसंधान केंद्र निम्नलिखित में से कहाँ है? तो लीची अनुसंधान केंद्र जो है यह मुसहरी में है, और मुसहरी कहाँ पड़ता है? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? तो वर्ष 1620 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था? पटना में गोल घर का निर्माण अनाज भंडारण के लिए किया गया था, ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। 1784 ईस्वी में पटना गोल घर निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 1786 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन डी से हो जाएगा। और 1916 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी? आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सत्ययुग नामक पत्रिका किसने प्रकाशित किया था? तो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने, ऑप्शन नंबर ए से सी से हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चयन करिए। असत्य कथन आपको इसमें बताना है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 20 10 से 27 31 15 तक है, यह सही दिया गया है। बिहार का देशांतरीय विस्तार 89 83 19 50 से 88 17 40 तक है। इसको याद रखने का ऐसे मत याद रखिए कि 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी से यहाँ पे ऐसे पढ़िए कि 27 31 15। आपको याद करने में आसान होगा। 24 20 10 27 31 15 ये लगभग दोगुना से फिर आधा, ये भी दोगुना से आधा हुआ है। तो इस प्रकार आपको याद करना आसान होता है। और बिहार भारत के उत्तर पूर्वी भाग में है, यह सब सही दिया गया है। तीनों इनमें से कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों की क्रम पहचान करें। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया। मुंगेर जिला का लिंगानुपात जो है वो 876 है, भागलपुर का जो है यह 879 है, खगड़िया का 883 है। और सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो गोपालगंज जिला का है 1021। किसका? गोपालगंज का। अगला क्वेश्चन है कि चंदन का मैदान बिहार के किस भाग में है? चंदन का मैदान बिहार के दक्षिण पूर्व बिहार में। ऑप्शन सी से बी से हो जाएगा। गंडक एवं कोसी नदी के मध्य स्थित है। गंडक और कोसी नदी के मध्य कौन स्थित है? कमला एवं बागमती नदी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है। बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है बंगाल की मानसून शाखा से। ऑप्शन बी से हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के गठन या उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 169 में। किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह एस 2025 U1 की खोज की थी? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सुधार संघ ADR द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्य विधानसभा और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न कौन 931 करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं? ऐसे क्वेश्चन इसका वन लाइनर अगर पूछा जाता है तो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो एंद्र चंद्रबाबू नायडू हैं और यह कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के हैं। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बेलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है? तो कौन सा देश? रूस देश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ऑस्ट्रिया के वीना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में नया सदस्य बना? तो यह मालदीव देश बना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो कौन सा देश हासिल किया है? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की है? तो नीरज चोपड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से, भाला फेंक खेल से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो केरल राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल ने ही बुजुर्ग बजट पेश किया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग इसी ने बनाया। कौन? केरल ने। निम्नलिखित में से किस अभियान के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सशक्तिकरण पर केंद्रित 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का खिताब हासिल किए हैं? तो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ने। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि हाल ही में 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन किया। किसने किया? तो मनसुख मंडाविया ने। पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एससी समुदायों के बीच गरीबी को कम करना। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 में कौन राज्य शीर्ष पर है? तो उड़ीसा राज्य। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 7वां संस्करण 4 से 15 मई 2025 तक बिहार के 5 शहरों में आयोजित किया गया। सही दिया गया है। 2018 में पहली बार खेलो इंडिया पहल शुरू की गई थी। ये भी सही है, यानी इनमें दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की सूचना दी है? किस राज्य ने? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, केरल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन चुनें। किसमें? ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में बताना है आपको। तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नामक सैन्य अभियान शुरू किया। सही दिया गया है। इस अभियान में भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत यानी POK कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। दोनों सही दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश के द्वारा दुनिया का पहला 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया गया है? तो चीन के द्वारा। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए दूसरा सुफलाम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? सुफलाम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो राजगीर में। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? किस देश ने? तो जाम्बिया देश ने। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 113वां बिहार दिवस 2025 का थीम यानी विषय क्या था? तो उन्नत बिहार विकसित बिहार। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट में जरूर बताएं। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन सघनता वाला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम चंपारण में ही उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 यह प्रत्येक 2 साल पर जारी होता है और यह 25 के दिसंबर में जारी होना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट नहीं आया है। तो लास्ट बार यह वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में ही जारी किया गया। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।